हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 131 सुहागरात की तैयारी करो। पंडित जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? कन्या की मांग में सिंदूर भरी एक शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी पूरे हाल की लाइट चली गई। सभी घर वाले और मेहमान आपस में खुसर फुसर करने लगे। कुछ लोग लाइट को देखने के लिए जाने लगे। करण ने इधर उधर देखा और युवांशी का घूंघट हटा दिया। उसने युवांशी की मांग भर दी और जल्दी से मंगलसूत्र भी पहना दिया। अचिंत जी ने कहा, अरे ये लाइट को क्या हुआ? कोई मेन स्विच चेक करो या इन्वर्टर ऑन करो। कुछ नौकर भाग कर गए, लेकिन करण ने कहा, इट्स ऑफ डैड, मैंने मांग भी भर दी है और अब हमारी शादी भी पूरी हो चुकी है। पंडित जी ने कहा, अच्छा किया बेटा, क्योंकि मुहूर्त के बाद मांग भरते तो अच्छा नहीं होता। राखी, हाँ बेटा, लेकिन आयशा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र मत करना बेटा, लाइट आ जाएगी। युवराज ने शिवांगी से धीरे से कहा, क्या बढ़िया रोमांटिक मौसम बना हुआ है ना? लाइट भी चली गई तो अब जल्दी से किसी दे दो। शिवांगी ने युवराज को कुहनी मारते हुए कहा, बेशर्म मत बना करो युवराज, हर टाइम तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? किसी की शादी में आए हुए हैं हम अपनी बेटी की शादी की बातें कर रहे हैं और तुम्हें खुद के रोमांस की पड़ी रहती है हर टाइम। युवराज, हाँ तो बेटी तो शादी करके चली जाएगी ना? उद्धरण चिन्ह डॉट। फिर तो किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसके बाद तो हम खुलेआम रोमांस कर सकते हैं ना, बिना किसी की आने की चिंता में। शिवांगी, चुप हो जाओ युवराज, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? युवराज, सोचना क्या है, यही सोचेंगे कि हस्बैंड वाइफ आपस में रोमांटिक बातें कर रहे हैं। शिवांगी अच्छे से जानती थी कि युवराज अपनी हरकतों से नहीं सुधरने वाला। ये उसका हर बार का काम था, वो तो बस हर जगह रोमांस का मौका ढूंढता रहता था। शिवांगी ने आगे युवराज से कोई बहस न करना ही ठीक समझा, चुप हो गई। तभी हॉल की लाइट आ गई और सभी ने चैन की सांस ली। राखी ने देखा कि आयशा, जो कि असल में युवांशी थी, वह अभी भी घूंघट करके खड़ी हुई थी। राखी ने करण से कहा, बेटा अब तो शादी हो गई ना? तुमने सिंदूर मंगलसूत्र भी लगा दिया, तो अब तुम आयशा का घूंघट उठा सकते हो। करण, हाँ मोम, घूंघट ही उठाने वाला हूँ, लेकिन सबके सामने। करण युवांशी की तरफ मुड़ा और उसने युवांशी घूंघट उठा दिया। जैसे ही युवांशी ने अपना चेहरा सबके सामने किया तो सबके होश उड़ गए। वहां खड़े सभी मेहमान एक पल के लिए शौक रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा शौक रहने वाले लोग थे राखी, अचिंत, करण के चाचा युवराज, शिवांगी और आयशा के पापा मुकुल ठाकुर। वो लोग यहाँ करण और आयशा की शादी अटेंड करने आए थे और मुकुल ठाकुर ने ये सब कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए किया था, लेकिन सामने किसी और लड़की को देखकर उन सबके जैसे चेहरे का रंग उड़ गया था। राखी ने बड़ी मुश्किल से करण से कहा, ये सब क्या मजाक है करण? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और आयशा कहाँ है? करण ने कहा, कौन आयशा मॉम? यही आपकी बहू है और अब यह आपकी ऑफिशियल बहू बन गई है, तो अब से किसी आयशा का नाम नहीं लिया जाएगा मेरे सामने। मुकुल ठाकुर ने करण के पास आते हुए कहा, धोखेबाज इंसान, मेरी बेटी कहाँ है? तुम जानते नहीं हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है ये सब करके? तुम जानते हो न, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के हाथों में थी, तुमने वो पेपर्स नहीं पढ़े थे क्या? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो इतने दिनों से शादी का नाटक कर रहा था माय डियर ससुर जी, ओ सॉरी नकली ससुर जी, जो कभी ना बने थे और ना बनेंगे। मुकुल ठाकुर, क्या मतलब है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह डॉट। शादी का नाटक कर रहे थे, लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। करण, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि वो सब पेपर नकली थे। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए और अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए किए गए थे, और मैंने वह सभी पेपर आपके घर से चुराकर वकील से चेक करवा लिए थे, और अब आप दोनों बाप बेटी जाएंगे जेल। मुकुल ठाकुर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो करण सिंघानिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मुझे जेल भेजोगे तुम। उद्धरण चिन्ह। तभी करण ने किसी को आवाज लगाते हुए कहा, अंदर आ जाए इंस्पेक्टर।
वहीं कुछ लोग जो पुलिस की वर्दी में थे अंदर आए। उन्होंने आयशा को पकड़ा हुआ था जो दुल्हन के जोड़े में थी। आयशा ने रोते हुए कहा, करण से कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब करण? मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि मैं तुमसे प्यार करती थी। मेरा कोई गलत मकसद नहीं था तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ बता देते, ये सब ड्रामा क्यों किया? करण, कितनी बार कह चुका था तुमसे कि दूर रहो मुझसे, लेकिन तुम समझने का नाम नहीं लेती थी। ये सब ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि तुम दोनों बाप बेटी को तुम्हारे किए की सजा मिल सके। इंस्पेक्टर ले जाए इन्हें यहाँ से। राखी आयशा के पास आए और कहा, क्यों किया तुमने ये सब आयशा? मैं तो वैसे भी तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। ये सब करके तुमने अपने आप को मेरी नजरों में गिरा दिया। करण ने फिर से अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर ले जाए नहीं यहाँ से और इनकी बेल नहीं होनी चाहिए आसानी से। वो लोग आयशा और उसके पापा मुकुल ठाकुर को वहां से ले गए, लेकिन युवांशी को करण के पास मंडप में खड़ी देखकर शिवांगी और युवराज की हालत भी खराब हो गई थी। शिवांगी युवांशी के पास मंडप में गई और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। शिवांगी, क्यों किया तुमने ये सब युवांशी? एक बार हमें बता तो देती, हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने। ये था वह लड़का जिसने तुम्हें धोखा दिया। इस लड़की के लिए तुमने हम दोनों की आंखों में धूल झोंकी। अगर तुझे शादी करनी थी तो हमें बता दे देना, हम क्या तुझे मना कर देते? आज दिल तोड़ दिया तूने अपनी माँ का युवांशी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। युवराज मंडप में आया और उसने शिवांगी को संभाला। युवांशी अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। युवांशी शिवांगी से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन अब शिवांगी युवांशी की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। युवांशी ने कहा, मॉम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आप सबको बताने वाली थी लेकिन इसका टाइम नहीं था। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे इसी से शादी करनी थी तो मैंने कर ली। अब इसमें मैंने गलत क्या किया? युवराज, बकवास बंद करो प्रिंसेस। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि शिवांगी की आंखों में आंसू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? हमने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका क्या? तुम एक बार हमें बता देती, हम तुम्हारी शादी इसी से करवा देते। तभी करण ने कहा, रिलैक्स हो जाए ससुर जी, अगर आप मुझसे शादी करवाने के लिए मान जाते तो युवांशी ने मुझसे शादी कर ली तो इसमें अलग क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। युवराज तो शुरू से ही किसी की बात नहीं सुनता था, तो आज करण की बात कैसे सुन लेता? और हमारे करण वैसे भी एक नंबर के अक्कड़खोर इंसान है। युवराज ने करण की तरफ उंगली करते हुए कहा, बकवास बंद करो तुमसे मैंने कोई बात नहीं की। मैंने अपनी बेटी से बात की और वही जवाब देगी। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बेटी को बहकाया है ना? तुम ही थे जिसने उस दिन इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया। मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी नासमझ निकलेगी। युवांशी ने कहा, डैड शांत हो जाए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। करण बहुत अच्छा लड़का है। आप लोग एक बार हम लोगों पर भरोसा तो करके देखिए। शिवांगी ने युवांशी की बात को रोकते हुए अपना हाथ आगे किया और कहा, अब चुप हो जाओ युवांशी, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और वह भी बिना हमें बिना बताए। तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांगी ने युवांशी का हाथ पकड़ा और उसे मंडप से लेकर जाने लगी, लेकिन तभी युवांशी रुक गई। शिवांगी ने वापस पलटकर देखा कि करण ने युवांशी का हाथ पकड़ा हुआ था। शिवांगी ने गुस्से से कहा, हाथ छोड़ो मेरी बेटी का, तुम किस हक से मेरी बेटी का हाथ पकड़ रहे हो? करण ने कहा, आपकी बेटी का पति होने के हक मदर इन लॉ। उद्धरण चिन्ह डॉट। अब आपकी बेटी मेरी बीवी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं। अगर आपको इसे लेकर जाना है तो पूछ लीजिए, अगर जाना चाहती है तो मैं से नहीं रोकूंगा, लेकिन अब जबरदस्ती मेरी बीवी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। युवांशी की तरफ देखते हुए शिवांगी ने कहा, तुम बोलो युवांशी जी, मेरे साथ चलोगी या नहीं? युवांशी एक बार करण की तरफ देखा और फिर युवराज की तरफ। युवांशी ने शिवांगी को ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मॉम, यही रहूंगी करण के साथ। मेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद तो लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है ना।
शिवांगी ने युवती की बात सुनते ही उसका हाथ जोड़ दिया और तभी युवराज में शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़ो शिवांगी, कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी, तुम घर चलो मेरे साथ, आइंदा तुम मेरी नजरों के सामने मत दिखना और कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, भूल जाना कि तुम्हारे कभी कोई माँ बाप थे। शिवांगी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और युवराज और शिवांगी वहां से निकल गए। कारण ने युवांशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, टेंशन मत लो रेड रोज, वो चले गए तो क्या हुआ, उद्धरण चिन्ह डॉट, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मम्मी पापा भी धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, अभी उन्हें अचानक से ये सब समझ में नहीं आया इसीलिए उन्हें गुस्सा है। लेकिन तभी राखी ने कहा, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है करण, मुझे ये लड़की एक आंख अच्छी नहीं लगती, अगर तुम्हें आयशा से शादी नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज तुम्हें इससे और मुझ में किसी एक को चूज करना पड़ेगा। करण ने कहा, आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए मोम, आप जानती हैं मैं इस इमोशनल डायलॉग से पिघलने वाला नहीं हूँ, आप प्लीज गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, युवांशी यही रहेगी इसे घर में मेरे साथ। तभी राखी ने कहा, तो ठीक है करण, अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम दोनों यहाँ रहो, लेकिन मैं इस लड़की के साथ एक साथ करने नहीं रहूंगी, इसे इसकी माँ बाप के साथ भेज क्यों नहीं दिया तुमने। राखी ऊपर चली गई और करण के पापा और चाचा चाची उसे समझाने के लिए उसके पीछे गए। युवांशी ने करण से कहा, तुम ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे करण, हम प्यार से बैठकर भी तो समझा सकते हैं ना। मैं उनसे अच्छा बिहेव करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बात करने से तो सब खराब हो जाएगा ना, रिश्ते और उधर जाएंगे। करण, इट्स ओके रेड रोज, वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाएंगी, तुम ये सब टेंशन मत लो और हमारी सुहागरात की तैयारी करो, बहुत इंतजार करवा लिया अब और नहीं। एपिसोड 132, नया इंसान अविनाश। युवांशी ने करण से कहा, बस करो करण, तुम्हें शर्म नहीं आती ना। अभी मुझे ये सब बिल्कुल नहीं सोचना, पहले ही हमारी वजह से मेरे मोम डैड और तुम्हारी माँ हम दोनों से नाराज है, अभी तुम इस सब के बारे में भूल ही जाओ तो अच्छा है, समझे। करण ने युवांशी के कंधे और हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो ना, जब मैंने कभी किसी की नहीं सुनी तो अब इस इतने इम्पोर्टेंट मौके पर तुम्हारी कैसे सुनूंगा। इस मौके का कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, इतने दिनों से तड़पा रही हो तुम मुझे, और घर वालों की टेंशन तो मत लो, सब ठीक हो जाएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और मेरी माँ तो बस इमोशनल ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए ये सब कर रही है। युवांशी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना करण, कोई कुछ भी करे, वह यहाँ से जाने की बात कर रही है। करण जानता था कि राखी कहीं नहीं जाने वाली, और अगर वह गई तो ज्यादा से ज्यादा वो फार्म हाउस पर जाकर रहेंगी और फिर वापस आ जाएंगी, फिर कहेंगी को करण के लिए वह युवांशी को एक मौका दे देंगे, फिर वही मेलोड्रामा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिर वो करण से ज्यादा युवांशी प्यार करने लगेगी, और फिर यह सब अगर किसी ने याद भी दिला दिया ना तब भी कहेंगी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही युवांशी का टेस्ट ले रही थी। करण ने जब ये सब युवांशी को बताया तो उसने कहा, कितने अच्छे से जानते हो तुम अपनी मॉम को, और एक मैं हूँ कि अपनी मॉम डैड को कभी समझ ही नहीं पाए, उन्हें एक बार बता देना चाहिए था ना। बहुत हर्ट हुआ होगा उन्हें भी, बेचारे कैसे गए यहाँ से, लेकिन तुम टेंशन मत लो, देखना मैं कल ही जाकर उनसे बात करूंगी और वो फिर से मान जाएंगे। डैड मोम के रोने की वजह से थोड़ा ज्यादा गुस्सा हुए होंगे क्योंकि वो मोम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। करण, अच्छा ये सब छोड़ो और तुम रूम में चलो। करण ने एक नौकरानी को आवाज लगाए और युवांशी को ऊपर लेकर जाने को कहा। तभी कारण की माँ राखी ऊपर से बैग लेकर आए और गुस्से से करण को देखने लगी। कारण राखी की तरफ देखते हुए जैसे आंखों से कुछ कह रहा हो, लेकिन राखी ने कारण से कहा, अब तू चाहे कुछ भी कर ले, अब मैं नहीं रुकने वाली, अगर तू इसे घर में ले आया है ना तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी, तू रह इसी के साथ यहाँ। करण ने फिर भी कुछ नहीं कहा। राखी को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। अचिंत भी राखी के साथ घर से निकल गया क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी को अकेला तो छोड़ नहीं सकता।
करण के चाचा चाची वही घर पर थे। करण की चाची ने कहा, करण तुम चिंता मत करो, देखना भाभी आ जाएंगी 1-2 दिन में, अभी थोड़ा गुस्सा है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। युवराज का घर। रात होने वाली थी। युवराज और शिवांगी हॉल में डाइनिंग के पुल के पास सोफे पर बैठे हुए थे और दोनों बहुत उदास लग रहे थे। लगे भी क्यों ना, युवांशी ने जो कदम उठाया उसके बाद उन दोनों को काफी गुस्सा था, लेकिन फिर भी युवांशी ने उनका साथ ना देकर उनके साथ नहीं आए और उस लड़की के साथ चली गई जिससे वह भी कुछ दिन पहले ही जानने लगी थी। अपने बचपन से पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़कर चली गई वो। तभी युवराज का फोन बजने लगा। शिवांगी ने फोन की तरफ नहीं देखा। युवराज खुद फोन उठाने चला गया। कुछ देर बाद युवराज फोन की तरफ देखते हुए शिवांगी से कहा, अविनाश का फोन आ रहा है शिवांगी, लो उससे बात कर लो, काफी दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। शिवांगी ने युवराज के मुंह से अविनाश का नाम सुना, लेकिन फिर उसने कहा, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है युवराज, मैं उसका मूड भी खराब नहीं करना चाहती। इतने दिनों के बाद तो वो फोन कर रहा है और मैं से अपने उदास चेहरे के साथ उससे बात करूंगी तो उसका मूड और खराब हो जाएगा। तुम रहने दो, तुम बात कर लो, मैं बाद में से बात कर लूंगी, तुम उसे कह देना मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ। युवराज, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे झूठ बोल पाऊंगा? वह सब जानता है तुम कब किस वक्त कहाँ होती हो। जब हम दोनों में से कोई भी उससे झूठ बोलता है वह झट से पकड़ लेता है, ये तो तुम अच्छे से तो जानती हो। शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया और युवराज के हाथ से फोन ले लिया। शिवांगी ने फोन लेते हुए कहा, हम बोलो अभी कैसे हो, इतने दिनों बाद याद आई मेरी। सामने से किसी लड़के की आवाज आई, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मदर इंडिया, आप बताएं आप कैसे हैं। मुझे बोल रही है मुझे याद नहीं आए, और आपने फोन करके कितनी बार पूछ लिया मुझसे। अपनी बेटी से फुर्सत मिलेगी तभी तो बेटे का ख्याल आएगा ना आप दोनों को। युवराज ने फोन लाउडस्पीकर पर रखा था। युवराज ने मुस्कुराते हुए शिवांगी की जगह जवाब दिया और कहा, अरे तुम हमारे लिए उससे पहले हो, और अब तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। बंद करो ये सब काम और जल्दी से वापस आ जाओ। स्टडी के लिए गए थे लेकिन वही अपना डेरा जमा कर बैठ गए। सामने से फिर से उसी लड़के की आवाज आई, हाँ डैड, जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा और मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आप दोनों उसे देखकर खुश हो जाओगे। शिवांगी ने कहा, क्या सरप्राइज है अविनाश, हमें भी बताओ। अविनाश, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बताए युवांशी कहाँ है, मुझे याद करती है या नहीं, अभी भी पहले की तरह मुझसे नफरत ही करती होगी ना। शिवांगी और युवराज एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया। एपिसोड 133 फर्स्ट नाइट एंड रोमांस। युवराज ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखा और अविनाश से कहा, अविनाश वो हमें तुम्हें कुछ बताना था, वो बस अभी अभी हमें भी पता चला। अविनाश ने कहा, क्या कहना था डैड? युवांशी ठीक तो है ना? शिवांगी, बेटा वो आई एम सॉरी, युवांशी ने हमें भी नहीं बताया, वो उसने अचानक से शादी कर ली, हमें खुद नहीं पता था बेटा। अविनाश की आगे से आवाज आना रुक गई। शिवांगी कुछ कहने वाली थी पर युवराज ने कहा, लुक अविनाश, हम जानते हैं कि युवांशी ने गलती की है, पर अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम तुम्हें जरूर बताते। अविनाश, कोई बात नहीं डैड, अगर आपका अपना बेटा होता तो आप जरूर बताते। आप लोग तो जब तक मैं फोन ना करूं आप दोनों में से कोई फोन भी नहीं करता। शायद आज अनाथ ना होता तो आप लोग मुझे भी उतना ही प्यार करते जितना एक माँ बाप अपनी सगी औलाद से करते हैं। शिवांगी और युवराज की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया और शिवांगी ने गुस्से से कहा, अगर अब तुमने ऐसी बात की ना अविनाश, तो वहां आकर अभी के अभी तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम कभी फिर ये बात नहीं करोगे। अविनाश, तो फिर आप मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाते हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? मैं आपके घर का हिस्सा नहीं हूँ क्या? युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है अविनाश, तुम जानते हो ना, हम सिर्फ इसलिए तुम्हें टेंशन वाली बातें नहीं बताते कि तुम घर से दूर हो, वहाँ अकेले हो, तुम वहाँ टेंशन लेते रहोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बस एक बार तुम यहाँ आ जाओ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी कंधों पर छोड़कर हम दोनों कहीं दूर वेकेशन पर चले जाएंगे कुछ महीनों के लिए। अविनाश,
लेकिन डैड युवांशी ने ऐसा क्यों किया और उसने बताया क्यों नहीं आप सबको? मेरा मतलब आप दोनों इतने सपोर्टिव है तो आप उसे मना थोड़ी ना करते। अगर वो किसी लड़के से प्यार करती थी तो। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, ये सब तो हमें खुद नहीं पता अविनाश, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, उसकी लाइफ है, उसे जो करना है करने दो। अभी मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली, उसकी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई और ऊपर से उसने उस अनजान लड़के का साथ दिया। तुम बताओ तुम वापस कब आ रहे हो, और अब अगर कोई बहाना बनाया तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। अविनाश ने कहा, बस मॉम नेक्स्ट मंथ तक वापस आने का प्लान है और आप चिंता मत कीजिए, आप मैं सब कुछ समेट कर यहाँ से आऊंगा, फिर आपके और डैड के साथ कुछ महीनों के लिए हम तीनों मिलकर वेकेशन पर जाएंगे। आप दोनों को जाने का प्लान है ना? ये तो मैं नहीं पूरा होने दूंगा, ये तो बस चाहते कि कहीं आप दोनों अकेले हो और आप दोनों को मौका मिले रोमांस करने का। शिवांगी अविनाश की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहा, बहुत बदमाश हो गए हो तुम। अच्छा फिर बताओ तुम ठीक हो ना, खाना वाना टाइम से खाते हो? उद्धरण चिन्ह। अविनाश, मॉम सब ठीक है, बस आप लोगों की याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। काफी देर तक युवराज, शिवांगी और अविनाश बातें करते रहे। अविनाश के बातें करने की वजह से शिवांगी और युवराज का मूड भी काफी हल्का हुआ और वह मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताने लगे। युवराज इस बात से खुश था कि अविनाश का फोन आने की वजह से शिवांगी का मूड ठीक हो गया और वह फिर से हंस रही थी, नहीं तो युवांशी के वजह से शिवांगी काफी वह उदास हो गई थी। आखिर शिवांगी ने शुरू से युवांशी को अपनी जान बनाकर रखा है और अब ऐसे युवांशी ने ये कदम उठाया और वो भी शिवांगी को बिना बताए, तो शिवांगी का नाराज होना तो बनता था ना। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस, करण का रूम। करण का रूम बहुत बड़ा था। रूम के बीचों बीच एक मास्टर बेड लगा हुआ था, जिस पर व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई थी। उस छात्र पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। उन पंखुड़ियों से चादर पर एक हॉट बनाया हुआ था। बेड के आसपास गुलाबों और खुशबूदार फूलों की लड़ियां लगाई गई थी। फर्श पर गुब्बारे रेड और व्हाइट कलर के जमीन पर बिखरे हुए थे। कमरे में डिम येलो लाइट जल रही थी जिसमें ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में परफ्यूम की बेहोश कर देने वाली स्मेल बहुत ही अच्छी थी। धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा था। युवांशी कहीं रूम में नजर नहीं आ रही थी। तभी करण अंदर कमरे में आया और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। करण ने इधर उधर देखा लेकिन युवांशी कहीं पर नहीं थी। करण ने वॉशरूम में चेक किया लेकिन युवांशी वहां भी नहीं थी। तभी करण की नजर सामने बालकनी पर खड़े युवांशी की तरफ गई। युवांशी ने लहंगा अभी तक पहना हुआ था, उसने दूसरी तरफ चेहरा घुमाया हुआ था। युवांशी बाहर की तरफ देखते हुए जैसे कुछ सोच रही थी। कारण पीछे से गया और युवांशी को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं बेड पर होना चाहिए था और मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुमने मेरा सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। युवांशी ने करण की तरह पलटते हुए कहा, करण मैंने कहा ना कि मुझे ये सब नहीं करना, पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है। मॉम डैड मेरी वजह से इतने परेशान है और ऊपर से तुम्हारी मम्मी बाहर चली गई है। मम्मी ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पता नहीं उन लोगों ने परेशानी में कुछ खाया भी होगा या नहीं। करण, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो रेड रोज? इट्स नॉर्मल और उन लोगों के मौका मिल गया होगा ना अकेले रहने का। युवांशी, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? करण, तुम्हें तो हर टाइम बस यही सब सोचता रहता है। करना, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हारे करीब आए। अब ये सब छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वह ड्रेस जल्दी से जाकर चेंज कर लो, इतना हैवी लहंगा सुबह से पहनकर थक गई होगी ना। उद्धरण चिन्ह। युवांशी, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मुझे सोना है। करण ने कहा, ऐसे तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा ना। उद्धरण चिन्ह। युवांशी, प्लीज करण मैं बहुत थक गई हूँ। करण ने युवांशी के पास आकर उसके कान पर किस किया और धीरे से कहा, तुम थक गई हो और मैं थकना चाहता हूँ। अब ये सब छोड़ो और जल्दी से जाकर चेंज करो। मुझे और इंतजार करवाओगी तो मैं और ज्यादा वाइल्ड होता जाऊंगा। मुझे मजबूर मत करना खुद चेंज करवाने के लिए। युवांशी,
अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो आज मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी। अगर मैं किसी बात पर रिस्पॉन्स ही नहीं दूंगी तो तुम क्या ही कर लोगे। उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने वो गिफ्ट उठाया और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। करण ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और फिर बेड के पास वाले दराज से एक पैकेट निकाल कर बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद युवांशी वॉशरूम से बाहर आए। करण ने जैसे युवांशी को देखा वह एक पल के लिए उससे नजरें नहीं हटा पाया। करण बस एकटक युवा जी को देखता जा रहा था और धीरे धीरे युवांशी की तरफ बढ़ रहा था। युवान जी ने करण से कहा, ये सब क्या है करण? ये ड्रेस लाए तुम मेरे लिए? युवांशी ने डार्क रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी जो काफी ज्यादा लूज थी। युवांशी की बॉडी उसमें से साफ नजर आ रही थी। युवांशी करण के सामने एकदम कंफर्टेबल होकर खड़ी थी क्योंकि वो लोग पहले ही एक दूसरे को अच्छे से पा चुके थे। अभी युवांशी के शर्माने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। करण युवांशी के पास आया और बिना कुछ बोले उसके होंठों पर टूट पड़ा। युवांशी करण के ऐसे अचानक अटैक से एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाए। करण ने युवांशी के होंठों को चूमना स्टार्ट कर दिया और उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। युवांशी ने अपने पैर करण के टॉर्सो पर रैप कर लिए। करण युवांशी को बेड की तरफ लेकर जाने लगा। उसने युवांशी को बेड पर फेंका और अपनी पंथ निकाल दी। करण ने युवांशी के क्लीवेज पर अपना हाथ चलाते हुए उसके चेस्ट को प्रेस किया। करण को अपने हाथ पर कपड़े महसूस हुए तो उसके गुस्से में युवांशी की ब्रा फाड़ डाली। युवांशी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, खुद ही गिफ्ट दिया और खुद ही खराब कर दिया। करण ने युवांशी के चेस्ट को सक करते हुए कहा, इट्स ऑक रेड रोज, क्योंकि अब ये सब हर रात होने वाला है। तुम्हारे साथ इतना ज्यादा थका दूंगा तुम्हें कि तुम खुद मेरे पास आने से डरोगी। करण ने पास पड़ा पैकेट उठाया जिसे देखकर युवांशी ने कहा, ये किस लिए? करण, क्योंकि मुझे अभी अपनी लाइफ में कोई और नहीं चाहिए, बस मैं और तुम। अभी तुम बहुत छोटी हो इस सब के लिए। युवांशी ने करण के बालों में अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। युवांशी ने अपनी आंखें अभी बंद की हुई थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि करण ने अचानक उसके अंदर खुद को एंटर कर लिया। युवांशी ने अचानक से आंखें खोली और करण की तरफ गुस्से से देखने लगी। करण, क्या हुआ रेड रोज? युवांशी, तुम मुझे बता तो देते कि शुरू करने वाले हो। मुझे खुद को कंट्रोल भी तो करना था अभी, बेवकूफ कहीं के। करण ने युवांशी को जोर से एक झटका दिया और युवांशी ने बेड शीट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए एक हल्की चीख मारी। करण ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो दोनों करीब 3 घंटे तक एक साथ रहे और 3 घंटे के बाद करण युवांशी के पास आकर लेट गया। करण ने युवांशी के फोरहेड पर किस किया और कहा, आई होप तुम्हें मेरी आज की परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। युवांशी ने करण की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक ही थी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी। शायद पहली परफॉर्मेंस इससे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे इंसान की उम्र होती जाती है ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। करण ने युवांशी तरफ देखा और फिर से युवांशी के ऊपर आते हुए कहा, तो ठीक है, अगर यह बात है तो तुम्हें एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस देख ही देता हूँ। जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। लेकिन अभी ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। पहले तो 3-4 घंटे में छूट गई, लेकिन अब पूरी रात नहीं छूटने वाली। तुम सुबह खड़ी होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। युवांशी, तुम्हें क्या लगता है युवांशी ओबरॉय इतनी कमजोर है? उद्धरण चिन्ह डॉट। पूरी रात क्या, तुम्हें तो मैं पूरे 24 घंटे तक झेल सकती हूँ। हाँ वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन अब चैलेंज किया है तो देख लेते हैं। एपिसोड 134। घर में कोई घुस आया और मैं एक बहू लेकर आने वाली हूँ। अगले दिन सिंघानिया हाउस। सुबह के 10 बज गए थे और युवांशी अभी तक सोकर नहीं उठी थी। करण जॉगिंग करके वापस आया और युवांशी को सोते देखकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, ये क्या है रेड रोज? टाइम देखो और अभी तक तुम सो रही हो, जल्दी उठकर रेडी हो जाओ। युवांशी ने अपना ब्लैंकेट वापस अपने ऊपर करते हुए कहा, शट अप बेवकूफ आदमी, मुझे सोने दो और जाओ यहाँ से। मैं 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा। मुझे देर से उठने और ये गंदगी फैलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। युवांशी बेड से उठकर बैठ गई और करण से कहा,
अगर नहीं पसंद तो मुझे क्यों पसंद किया? मुझे यही सब पसंद है और इससे ज्यादा मुझसे और ज्यादा उम्मीद मत रखना। करण ने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। युवांशी फ्रेश होकर बाहर आए और उसने करण से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ा मेकअप कर लूं। करण ने अपना लैपटॉप रखते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं 25 मिनट में आता हूँ। करण अंदर वॉशरूम में चला गया और युवांशी मिरर के सामने खड़ी हो गई। करण जब वापस आई तो उसने देखा कि युवांशी ने करण को जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। युवांशी ने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे और उसने शर्ट की स्लीव को फोल्ड किया हुआ था। करण ने टॉवल से अपने बाल सेट करते हुए कहा, ये सब क्या है रेड रोज? युवांशी, क्या मतलब ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए मैंने ये पहन लिया। जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे कुछ ड्रेस लेनी है। करण ने अपने बाल ड्रायर से सुखाते हुए कहा, ठीक है चलो। करण और युवांशी नीचे गए और देखा कि राखी और अचिंत नीचे करण के चाचा चाची के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सभी नाश्ता कर रहे थे। करण ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ मॉम, आप तो वापस नहीं आने वाली थी ना? इतनी जल्दी रात को ही वापस आ गई थी क्या? युवांशी करण के पास बैठ गई और राखी ने करण से कहा, हाँ करण, मुझे पता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए ये सब बातें करते हो, पर मेरी एक बात याद रखना कि तुम बहुत पछताने वाले हो इस लड़की से शादी करके। करण, मॉम, इसे इस सब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और ये कोई लड़की नहीं, मेरी बीवी है, और करण सिंघानिया कभी भी अपने फैसले पर पछताता नहीं है। राखी ने कुछ नहीं कहा और सब चुपचाप डिनर करने लगे। करण ने टेबल के नीचे से युवांशी का हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से पिंच किया। युवांशी ने करण के हाथ को पीछे हटाते हुए अपना खाना जारी रखा। कुछ दिनों बाद युवराज का घर। युवराज के फ्लैट में शिवांगी किचन में खाना बना रही थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। शिवांगी किचन में तरह तरह के खाने बना रही थी। खाने की खुशबू लेकर युवराज धीरे से किचन में आया और शिवांगी से नजर बचाकर एक टुकड़ा उठाने ही वाला था कि तभी शिवांगी ने युवराज के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहा, हट जाओ युवराज, मैंने कहा ना, सबसे पहले अविनाश ही ये सब खाएगा, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। युवराज ने शिवांगी के पास आते हुए कहा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये सब ठीक तो है ना, अभी को पसंद तो आएगा ना? शिवांगी, उसके लिए मैं हूं ना, मैं खुद चेक कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। युवराज शिवांगी के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। युवराज ने शिवांगी के बाल पीछे हटाए और उसने होंठों के पास अपने होंठ ले जाने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी युवराज ने पीछे एक खाने का एक पीस उठाया और खाते हुए शिवांगी को छोड़ दिया। शिवांगी ने गुस्से से युवराज को देखते हुए कहा, तुम ना यहाँ से बाहर निकलो युवराज, अभी के अभी जाओ यहाँ से। युवराज वहां से बाहर निकल गया। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद आ रहा है। इतने सालों के बाद तुम आज यहाँ होती तो बहुत खुश होती अपने बेटे को देखकर। तभी बाहर से दरवाजे की बेल बजी। शिवांगी ने गैस बंद की और दरवाजे पर गई। जैसे ही शिवांगी ने दरवाजा खोला उसने देखा दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। उस आदमी को देखकर शिवांगी डर गई। उस आदमी ने वो गन शिवांगी की तरफ करते हुए कहा, हैंड्स अप और सीधी तरह अंदर चलो। शिवांगी घबरा गई और उसने कहा, कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे आ गए? तभी वो आदमी अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद करते हुए कहा, अगर कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। तभी अंदर से युवराज बाहर आया और शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज तुम बाहर क्यों आए? ये आदमी जबरदस्ती गन दिखाकर घर में घुस आया। युवराज मुस्कुराते हुए, घबराओ मत शिवांगी, और भाई साहब आप जो कोई भी है मेरी बीवी को ले जाए प्लीज, और ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। उस आदमी ने शिवांगी की पर गन तान दी और शिवांगी और भी ज्यादा डरते हुए युवराज से बोली, युवराज ये तुम क्या कह रहे हो? युवराज उस आदमी के पास आते हुए
मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि मैडम ये आपका ही नालायक बेटा है। इतना कहने के बाद युवराज ने उस लड़के के मुंह से मास्क हटा दिया और वो लड़का मुस्कुराते हुए शिवांगी के गले लग गया। उस लड़के की हाइट कोई 6 फुट के करीब थी, उसकी उम्र कोई 28 साल के करीब होगी और उसका गोरा रंग और वो क्लीन शेव था, उसके बाल थोड़े ज्यादा थे और उसकी स्माइल काफी अच्छी थी। ये कोई और नहीं बल्कि अविनाश ही था। अविनाश को देखकर तो एक पल के लिए शिवांगी के चेहरे पर बहुत सारी खुशी आ गई और दूसरे पल उसने चौंकते हुए अविनाश के सर पर धीरे से मारा और कहा, शैतान कहीं के, ये सब क्या ड्रामा था? पता है मुझे कितना डरा दिया था तुमने। ऐसी कौन घर में एंट्री करता है? मैंने तुम्हारे लिए ये सब सरप्राइज किया था। तुम्हारी आरती करनी थी और तुम हो कि ऐसे ही घर में घुस आए। अविनाश ने शिवांगी को कसकर गले से लगाते हुए कहा, मोम आप चिंता मत कीजिए। अब तो मैं यही हूं ना, जितनी आरती करनी है आपको करते रहिएगा। अभी मुझे आप लोगों से मिलना है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए जल्दी से, वहां मैं आपके हाथ का खाना बहुत मिस किया। युवराज, हाँ भाई, सुबह से हम भी तो तरस रहे हैं इनके हाथ का खाने को। इतना कुछ बना रखा है इन्होंने लेकिन किचन में, लेकिन किसी चीज को हाथ नहीं लगने दे रही। बोल रही है पहले इनका बेटा आएगा तभी कोई और खा सकता है, तुम जल्दी से भोग लगाओ ताकि हम भी खा सके। शिवांगी और अविनाश मुस्कुराने लगे और अविनाश ने फिर से शिवांगी को गले से लगा लिया। अविनाश ने कहा, मिस यू सो मच मॉम, पता नहीं आपको कैसे बताऊं मैंने आपको कितना मिस किया। शिवांगी, आई मिस यू टू मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है इतने साल। अब तुम आ गए हो तो ऋण कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, तुम्हारी शादी करवा दूंगी जल्दी से और फिर प्यारी सी बहू लेकर आऊंगी मैं। युवराज, ये लीजिए। अभी बेटे ने घर में कदम रखा ही है कि मैडम ने बहू के सपने भी सजाने शुरू कर दिए। अरे इतने सालों के बाद वो आया है तो अभी उसकी शादी करवा दोगी क्या? क्यों उस बेचारे की आजादी छीनना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। तभी अविनाश ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं डैड, आप मेरी मॉम को कुछ नहीं कह सकते, मॉम जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उन्हें मेरी शादी करनी है तो हम जरूर करेंगे हम शादी, लेकिन मॉम अगर उससे पहले आप मुझे खाना दे दे। शिवांगी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। अभी तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, तुम जल्दी से मुंह धो लो। युवराज, आप प्लीज अविनाश को उसका रूम चेक करवा दीजिए और उसे सब बता दीजिएगा क्या कहाँ रखा है। उसे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा ना। उद्धरण चिन्ह। युवराज ने सर झुकाते हुए कहा, जी महारानी साहिबा, जैसा आपका हुक्म। अब आपके साहिबजादे को सब कुछ तो समझाना ही पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी और युवराज की बातें सुनकर अविनाश मुस्कुराया और अविनाश युवराज में चला गया और शिवांगी अविनाश के लिए खाना लगाने लगी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगे और अविनाश युवराज और शिवांगी को स्विट्जरलैंड के बारे में बताता रहा। युवराज और शिवांगी बड़े ध्यान से अविनाश की बातें सुन रहे थे और युवराज शिवांगी को देखकर खुश भी था कि अविनाश के आने से शिवांगी का मूड काफी अच्छा हो गया था। सबका खाना खत्म किया और शिवांगी अभी मेड को बर्तन ले जाने के लिए बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजी। शिवांगी दरवाजा खोलना जाने लगी लेकिन अविनाश ने कहा, रुकिए मॉम, मैं देखता हूँ, आप बैठिए। अविनाश दरवाजे पर गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो दरवाजे की तरफ देखाता ही रह गया। सामने कोई और नहीं बल्कि युवंशी खड़ी थी। युवांशी ने भी अविनाश को देखा और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। युवांशी की आंखों में अविनाश को देखते ही एक नफरत सी आ गई। युवांशी ने अविनाश को देखते एक ताना मारा और कहा, तो तुम ही हो वो वजह जिसकी वजह से इतने दिनों से मेरे मॉम डैड को मेरी याद तक नहीं आई। पहले इतने सालों तक मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन रखा और अब फिर आ गए। एपिसोड 135। पता नहीं किस नाली से उठा कर ले आए। अविनाश ने युवांशी को देखकर दरवाजे से पीछे हटते हुए कहा, युवांशी तुम अचानक यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। युवांशी ने गुस्से से अंदर आते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे नहीं अपने मॉम डैड से मिलने आई हूँ, और तुम्हें देखकर तो वैसे भी मेरा दिन खराब हो ही गया है, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि मॉम डैड की मुझे इग्नोर करने की वजह क्या है।
उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने गुस्से से युवांशी की तरफ देखते हुए कहा, युवांशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे पूछकर तुम घर के अंदर आई? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, मुझे किसी को पूछकर अंदर आने की जरूरत नहीं है मॉम, ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ, और वैसे भी आपको भड़काने वाले कौन है यह मैं अच्छे से जानती हूँ। युवराज, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी मॉम से? दिन ब दिन बदतमीज होते जा रही हो, सारी तमीज भूल गई हो तुम युवांशी। युवांशी ने युवराज के पास आते हुए कहा, तो डैड आप भी तो मुझे भूल गए ना और अपने सौतेली बेटी को यहाँ लाकर रख दिया। पहले ही बचपन से मैंने इसकी वजह से बहुत कुछ सहा है, जबकि ये आपका अपना बेटा भी नहीं है। पता नहीं कौन सी नाली से उठाकर इसे यहाँ ले आए और अब मेरे सर पर बैठा दिया था। युवांशी की बात सुनकर शिवांगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने युवांशी के पास जाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना कस के लगा था कि युवांशी एक बार गिरते गिरते बची और उसने अपनी गाल पर हाथ रख लिया। पूरे हॉल में थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। युवांशी ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए शिवांगी की तरफ देखा और हैरानी से कहा, मॉम आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी बिना किसी बात के? शिवांगी ने युवांशी से कहा, ये थप्पड़ तुम्हें बिना किसी बात की नहीं मारा बल्कि तुम्हारी गलती की वजह से मारा है। ये भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, और ये सोतेला नहीं मेरा अपना बेटा है। युवांशी जी ने अविनाश की तरफ देखा जो शिवांगी और युवांशी की तरफ ही देखकर परेशान हो रहा था। युवांशी ने अविनाश से कहा, अब खुश हो ना तुम, मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन कर? मैंने तुम्हें कहा था ना वापस मत आना, तो तुम वापस आए हो क्यों? अविनाश, युवांशी तुम हमेशा से मुझे गलत समझती आए हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमसे तुम्हारी कोई खुशी छीनी जाए, मैं तो हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहता था। युवांशी ने अपने हाथ से अविनाश को चुप रहने का इशारा किया और गुस्से से कहा, आपने ये ड्रामा सीन मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। तुम्हारा ये ड्रामा मेरे मॉम डैड नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। युवंशी ने वहां नीचे पड़ा अपना पर्स उठाया और शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, आपने ये ठीक नहीं किया मॉम, इस लड़के की वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा। उद्धरण चिन्ह डॉट। अपनी बेटी को थप्पड़ मारा। लेकिन आप याद रखिएगे, अब मैं आपके बुलाने पर भी यहाँ नहीं आऊंगी, आप रहिए अपने इस सोतेले बेटे के साथ। युवराज ने युवंशी को रोकते हुए कहा, नहीं युवांशी तुम बैठो, कुछ नहीं हुआ, और तुम क्यों अविनाश के पीछे पड़ी हुई हो? वो अभी अभी आया है। युवांशी, आप बस करिए डैड, आप तो शुरू से मॉम की साइड लेते आए हैं और अपने बेटे की, तो ठीक है, जब आप कोई भी मेरी बात मत समझना चाहता, मैं अपने घर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ आपके पास नहीं आने वाली दोबारा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। शिवांगी युवांशी की तरफ देखती है। युवांशी घर से बाहर निकल गई, लेकिन शिवांगी ने युवांशी को जाने से नहीं रोका। युवांशी के जाने के बाद शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज देखा आपने ये किस तरीके से बात कर रही थी? आज तक ने ऐसी कभी बात नहीं की। माना कि ये अविनाश को पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इतना कुछ सुना करके गई अविनाश को। अविनाश ने शिवांगी के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखे और कहा, बस कीजिए मॉम, हम लोग अपना मूड क्यों खराब करें? आप ये सब मत सोचिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ, लिए हम लोग मिलकर वह देखते हैं और शाम को हम तीनों किसी अच्छे से होटल में डिनर के लिए चलेंगे। बहुत टाइम हो गया आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। युवराज, शिवांगी और अविनाश तीनों कमरे के अंदर चले गए और अविनाश उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिखाने लगा जो वो उन दोनों के लिए लेकर आया था। सिंघानिया इंडस्ट्री, करण का कब। करण अपनी केबिन में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और युवांशी अचानक से आकर केबिन के अंदर आकर करण के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। युवांशी ने अपना पर्स सोफे पर फेंक दिया और गुस्से से करण के सामने बैठ गई। कारण युवांशी के ऐसे अचानक यहाँ आने पर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने युवांशी से कहा, क्या हुआ रे, रोज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? युवांशी, हाँ तो उससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है, मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। वहाँ मेरे मॉम डैड उस सौतेले के पीछे पता नहीं क्यों पागल हुए फिर रहे हैं, और यहाँ तुम हो कि कल शादी हुई और आज जाकर यहाँ ऑफिस में बैठ गए।
करण ने मुस्कुराते हुए कहा, रेड रोज तुम जानती हो कि मेरा काम है और मुझे तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम ही ने तो कहा था मुझे ऑफिस जाने को, क्योंकि तुम्हें अपने घर जाना था अपने मॉम डैड से मिलने। वहाँ कुछ हुआ क्या? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? युवांशी, तुम्हें बताने से क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम अपना काम करो, मैं अंदर बेडरूम में हूँ, मेरे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करो जल्दी, मुझे भूख लगी है। करण थोड़ा गुस्से से, खुद देख लो रेड रोज, तुम्हें जो खाना है। देख रही हो ना मैं काम कर रहा हूँ, और तुम मुझ पर कुछ ज्यादा हो हुक्म जताने लगी हो। युवांशी करण के पास आकर उसके लैप पर बैठ गई और कहा, तो तुम भी अब इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरे नखरे उठाने हैं। और हो सकता है तुम अपने किए पर पछता रहे हो। करण ने मुस्कुराते हुए युवांशी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। युवांशी भी आंखें बंद करके उसे किस बैक देने लगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।